दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है और हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में ही स्थित है। अब से 10 साल पहले 2013 में अपने स्वर्ण जयंती वर्ष में गृह मंत्रालय के अधीन सशस्त्र सीमा बल एसएसबी ने एवरेस्ट के लिए अपने एक ग्रुप को भेजा था। गृह सचिव भारत सरकार श्री आर.के. सिंह द्वारा 2 अप्रैल 2013 को हरी झंडी दिखाकर इनको विदा किया गया। इस दल के 5 सदस्यों ने 21 मई 2013 को सुबह 9:45 पर एक रिकॉर्ड कायम किया। एवरेस्ट पर पहुंचकर राष्ट्रीय ध्वज और एसएसबी का ध्वज को फहराया। सौमित जोशी जी के नेतृत्व में सशस्त्र सीमा बल द्वारा 2013 के विशेष सेवा ब्यूरो यानी कि एसएसबी एवरेस्ट अभियान में 11 व्यक्ति शिखर पर पहुंचे, जिनमें से 5 भारतीय थे और 6 शेरपा थे। घर में बैठकर इस तरह की बातें करना कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करना कैसा रहा, कैसा अनुभव रहा, ये सब चीज़ें कूल लगती होंगी, पर असलियत में ये कहीं से भी कूल नहीं है, क्योंकि वहाँ की परिस्थितियाँ बहुत ही विपरीत होती हैं। अन्य सभी आवश्यकताओं की तरह एक सफल एवरेस्ट अनुभव प्राप्त करने के लिए मानसिक दृढ़ता बहुत ज़्यादा आवश्यक है। मानसिक दृढ़ता केवल खुद को शारीरिक रूप से आगे बढ़ाने की क्षमता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि स्थिति की परवाह किए बिना अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखने और संतुलित रखने की क्षमता भी है। कभी कभी पूरे 2 महीने तक लोग ध्यान केंद्रित और मोटिवेटेड नहीं रह पाते हैं, क्योंकि वहाँ की परिस्थितियाँ ही बिल्कुल विपरीत होती हैं, जिसकी इस अभियान में सबसे ज़्यादा डिमांड है। लगभग हर एवरेस्ट आकांक्षी इस अवधि में बीमार पड़ जाता है। बीमारी कैसी भी हो सकती है, चाहे वो आंतरिक है, चाहे वो बाहरी है, छोटी है या बड़ी है। आप हर तरह की बाधाओं या बीमारियों से विजय प्राप्त कर सकते हैं, अगर आप शारीरिक रूप से थकने के बाद भी मेंटली रूप से यानी मानसिक रूप से हार नहीं मानते हो और मानसिक रूप से दृढ़ हो। बड़े बड़े ग्लेशियर, पल पल बदलती परिस्थितियाँ, विपरीत मौसम, हर पल आपको हर तरह की चुनौतियों के लिए तैयार रहना पड़ता है। कितने ही लोग यहाँ पर अपनी जान जोखिम में डालकर इस अभियान के लिए आते हैं और कितने ही लोग यहाँ से वापस जिंदा जा ही नहीं पाते हैं। कितनों के सपने रास्ते में ही टूट जाते हैं और कितने कठिन मुश्किलों के बाद उस एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचकर अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं। 2013 के एवरेस्ट फतेह अभियान के अंतर्गत ये सारी रोमांचित कर देने वाली तस्वीरें बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आनंददायक हैं और ये सारी अपनी कहानी को खुद ही बयां कर रही हैं। पहले ये तस्वीरें देखते हैं, सौमित जी के बारे में जानते हैं और आगे सारी कहानी उनके मुखारविंद से सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं। तो आज हमारी मुलाकात है सौमित जोशी जी से। एक शख्सियत है अपने आप में, तो आइए जानते हैं उनसे ही उन्हीं की जुबानी कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। हमारे साथ हैं सौमित जी, और सौमित जी अपने आप में एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं। उनके साथ मिसेस सौमित भी हैं, तो सबका वेलकम है पहले तो। और मुझे आज पता लगा कि आज 10 साल हुए हैं उन्होंने 10 साल पहले माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब किया था। तो अपने आप में ये एडवेंचर सुनना ही बहुत बड़ा गौरवान्वित हो जाते हैं हम सुनकर ही। तो उनके साथ बैठे हैं तो इतना अच्छा लग रहा है, उनके एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं, तब क्या कैसी परिस्थितियाँ रही होंगी और किस तरह मैडम ने भी उनको सपोर्ट किया होगा। तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं सौमित जोशी, वर्तमान में मैं डीआईजी हूँ एसएसबी में और भोपाल में पोस्टेड हूँ। मैंने एसएसबी 1993 में ज्वाइन की थी और फिर प्रमोशन पाते हुए आज डीआईजी हूँ। 2013 में एसएसबी के 50 साल पूरे हो रहे थे, तो उस उपलक्ष्य में अनेक कार्यक्रम हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किए थे और उसी में एक इवेंट था माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन का। और बहुत समय से ये प्लान था कि एक माउंट एवरेस्ट ले जाना चाहिए, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, वहाँ जाना है एक एक्सपीडिशन। तो उसी की तैयारी हमने 2012 में शुरू कर दी थी, क्योंकि एवरेस्ट क्लाइंब करने से पहले एक प्री एवरेस्ट एक्सपीडिशन किया जाता है ताकि
हम चेक कर लेते हैं, हम अपने आप को, अपने टीम मेंबर्स को, अपने इक्विपमेंट वो को क्या मतलब मेडिकल हेल्थ चेकअप वगैरह या क्या? नहीं, एक एक्सपीडिशन और करते हैं जो कि एवरेस्ट जैसे 8,848 मीटर पे है, तो उससे थोड़ा और कम ऊंचाई पे 7,000 मीटर पे कोई जो पीक होता है उसको हम क्लाइंब करते हैं, जिससे कि हम देख लेते हैं कि हमारे टीम मेंबर्स वो है कौन कितना फिट है, कौन अच्छा है, कौन खराब है, इक्विपमेंट हमारे कैसे, तो सारा टेस्टिंग हो जाता है। प्री एवरेस्ट एक्सपीडिशन बोला जाता है। तो हमने माउंट सतोपंथ है जो उत्तराखंड में स्थित जी। है, उसको हमने चुना था, और वो हमने 2012 मई 2012 में हमने उसको एक्सपीडिशन को अंडरटेक किया था। और उसके बाद फिर एक साल हमने लगातार अपनी प्रैक्टिस जो टीम सेलेक्ट की उसको इंटेंसिव प्रैक्टिस में रखा। और क्योंकि एवरेस्ट के लिए सामान पूरा नए तौर से इक्विपमेंट खरीदना पड़ता है, तो एक साल फिर सामान खरीदने के लिए हमने 2012 से 13 के बीच का जो पीरियड था वो हमने। ये जो आपका ड्रीम था, कोई ड्रीम था पहले से या उस टाइम आपने इस बारे में सोचा? नहीं, ये तो एक मतलब बचपन का एक ये था। जब हम क्लास 7th में थे तो हमारा एडवेंचर क्लब का एक ट्रैकिंग एक्सपीडिशन में हम गए थे, तो वहाँ पे जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे, टीचर थे, उन्होंने कहा था कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है और ऐसे है वो, तो उसके बारे में बताया। तो हमने ऐसे ही बोला कि कभी मौका मिले तो हम भी चढ़ना चाहेंगे। तो कुछ चीज़ें होती है जो आपके दिमाग में रजिस्टर कहीं ना कहीं किसी कोने में रह जाती हैं। और जब मैंने SSB ज्वाइन किया तो पता लगा कि यहाँ पे भी ऐसा एडवेंचर एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करते हैं और इस तरह की कार्रवाई अंडरटेक करते हैं। तो फिर वो पैशन कहीं ना कहीं चला गया। जो 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 चिंगारियाँ थी वो धीरे धीरे जलने लगी, तो फिर वो मौका मिलता रहा हमको। और क्योंकि अपने आप में बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, तो इसमें SSB आप लोगों को सपोर्ट? हाँ, SSB ने पूरा सपोर्ट किया है हम लोगों को, क्योंकि हमने 2013 में किया था तो उस समय एक क्लाइंबर का खर्चा लगभग 25 लाख रुपया आता है, जिसमें जो गवर्नमेंट ऑफ नेपाल को फीस जाती है, हमारा जो इक्विपमेंट आता है, तो एक इंडिविजुअल के लिए इतना अफोर्ड कर पाना नॉर्मली इसमें हाँ काफ़ी मुश्किल होता है। तो SSB ने हमको पूरा सपोर्ट किया। तो ये उसके मतलब SSB के सपोर्ट और हमारे सीनियर के सपोर्ट के से ही हुआ ये। और एवरेस्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, या माउंटेनियरिंग में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो है बॉडी का एक्लिमेटाइजेशन होना। क्योंकि एक्लिमेटाइजेशन धीरे धीरे आप अपने बॉडी को जो ऊंचाई है, जो हाइट है उसे हाँ तो उसको आप एसेस करते हैं और धीरे धीरे उसको करते हैं। तो उसमें हमने जो 4 ही वैसे उसमें कैंप्स होते हैं, बट उसको वहाँ तक पहुँचने में हमको लगभग 1 महीने का समय लग जाता है। और उसके बाद पता लगता है कि हम लोग फिट हैं कि नहीं है, या हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। देन फाइनली फिर वापस बेस कैंप आते हैं और फिर फाइनल पुश में हम लोग ऊपर हो जाते हैं। तो बॉडी को एक्लिमेटाइज कराना एक बहुत बड़ा ये है उसमें। दूसरा खतरा माउंटेन्स में हमेशा एक एवलांच का रहता है, और वो एक हमारे 2013 में हम लोग बहुत फॉर्चुनेट रहे कि हमको इस तरीके का कोई रिस्क या एक इस तरीके का हमारे ऊपर में कोई मिस हैपनिंग नहीं हुआ है कि एवलांच की वजह से उनको एक्सपीडिशन रोकना पड़े या कहीं कोई दिक्कत आए। तो एक टीम बनाकर आप लोग चलते हैं या इंडिविजुअल? नहीं, टीम बना के हम लोग चलते हैं। और हमारी टीम में टोटल 10 मेंबर्स थे, जिसमें 6 जो कि बेस कैंप से ऊपर समिट के लिए जा रहे थे, और 4 सपोर्ट मेंबर्स बोलते हैं उसमें, जिसमें मेडिकल वाले थे, पैरामेडिकल स्टाफ था, और कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट थे हमारे साथ में। तो वो 4 लोग बेस कैंप तक ही रुके, बाकी हम 6 लोग बेस कैंप से आगे एवरेस्ट के समिट के लिए गए। इतना इजी तो होता नहीं है, तो रास्ते में मुश्किलें तो बहुत आई हैं जी। तो किस तरह की मुश्किलों का सामना? सबसे पहले मुश्किल एवरेस्ट में आती है जब हम जैसे ही बेस कैंप से निकलते हैं, तो एक खुम्बू आइसफॉल नाम की एक जगह आती है, जो कि बर्फ़ के बड़े बड़े चट्टान जैसे होते हैं, और जो रेगुलरली अपनी पोजीशंस चेंज करते रहते हैं, गिरते रहते हैं, और उसकी वजह से बड़े बड़े क्रेवासेस माउंटेनियरिंग टर्मिनोलॉजी में होते हैं, जो गहरी खाई होती है वो बनती है, और उसको नेगोशिएट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और उसको नॉर्मली हम लोग मतलब सुबह अर्ली मॉर्निंग 2-2:30 बजे के से पहले वो कोशिश करते हैं कि हम उसको पार कर लें, क्योंकि जैसे जैसे धूप बढ़ते रहेगी तो फिर बर्फ़ पिघलेगी और फिर वो अपना पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उसके बाद हायर कैंप्स में जो विंड चिल इफेक्ट करती है, जो हवा के वजह से जो टेम्परेचर फॉल होता है, तो उसमें एडजस्ट करना एक बहुत तो ब्रीथिंग के लिए आपको ऑक्सीजन लेके चलनी ही पड़ती थी, कंपल्सरी है? एवरेस्ट में 7000 मीटर्स के ऊपर हम लोगों ने अपना जो सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन जो है वो हमने स्टार्ट किया था। उससे पहले नॉर्मली बॉडी को आवश्यकता नहीं होती नॉर्मल पर्सन, और कई लोग ऐसे भी हैं जो पूरा एवरेस्ट तक बिना सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन के लिए भी
से भी जाते हैं, कई लोग मतलब उस तरीके से भी जाते हैं, बट हम लोगों ने 7000 मीटर एंड अबव हमने सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन स्टार्ट किया। कितना टाइम लगा इसमें? टोटल एक्सपीडिशन को हमको लगभग 45 डेज लगे, और मेन जो हमारा क्लाइंबिंग था, क्लाइंबिंग पीरियड की अगर हम बात करें तो वो करीब 40 दिन का था, जिसमें हम लोग बेस कैंप पहुँच के फिर हम लोगों ने हायर कैंप्स में जाते थे, एक्लेमेटाइजेशन बोलते हैं, तो बेस कैंप से पहले कैंप 1 गए, फिर नीचे आए, फिर कैंप 2 गए, फिर नीचे आए, फिर कैंप 3 गए, फिर नीचे आए, और फिर फाइनली उसके लिए समिट के लिए हम लोगों ने ट्राई किया। और वेदर एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, तो एवरेस्ट रीजन में नॉर्मली 10-12 मई से लेके 31 मई के बीच में कुछ बे ऑफ बंगाल में इस तरह की डेवलपमेंट्स होती हैं कि वहाँ पे तेज़ हवाएं नहीं चलती, तो सारी कुछ लो डिप्रेशन है, कुछ इस तरीके का होता है, तो सारी हवाएं उस तरफ हो जाती हैं, इसलिए ये समय आपने हाँ चूज हाँ, किया। तो ये टाइम सबसे अप्रोप्रिएट होता है समिट के लिए। तो हम लोगों का इसलिए 21 मई का दिन था, तो वो थोड़ा कैलकुलेट करके देखते हैं कि किस समय सबसे अच्छा विंड कंडीशन मिलेगी, तो वो देखते हुए हम लोग जो सक्सेसफुल रेशो था आपका कि भाई आपकी 10 लोगों की टीम में 6 लोग चढ़ने वाले थे, वो पूरा रेशो आपका 100% रहा? नहीं, हमारा एक क्लाइंबर की कैंप 2 पहुंच के उसकी तबीयत खराब हुई, उसमें वही कहते हैं कि जो एक्लेमेटाइजेशन था उसका वो ठीक नहीं हुआ उसका, तो उसको सर में दर्द रहने लगा, उसकी आंखें लाल हो गई थी, उल्टी हो रही थी उसको, तो इसलिए उसका सबसे इम्पोर्टेंट इलाज है कि उसकी हाइट कम कर दो, तो उस बंदे को जिस हाइट पे उसे और नहीं चलेगा, तो कैंप 2 से फिर उसको बेस कैंप ले आए, धीरे धीरे फिर वो ठीक हो गया, बट फिर उसके आगे फिर दोबारा नहीं ले जा सकते उसको। बाकी लोग हाँ, सब हाँ, बाकी 5 लोग फिर हम लोग 21 मई को summit को पहुंचे। वहाँ पहुँचे। सबसे पहले जो हम कभी छोटे थे, हम स्कूल में पढ़ते थे कि माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले कौन चढ़ा, तेनजिंग को पढ़ते थे, हाँ। तो उनसे तो मिलने का मौका नहीं मिला, आपसे मिलने का मौका मिला। ये अपने आप में शायद हमारे लिए भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन पता है क्या है, लोगों से जब मिलते हैं ना एक्चुअल फेस टू फेस, उसका इंप्रेशन एक अलग ही हो जाता जी, है। बिल्कुल। तो उस वक्त आप कहाँ थे? मैं नैनीताल पे थी। अच्छा, तो मैं तो पहले ये बोलूँगी कि कोई ईश्वरी शक्ति है जो चलाती है हमारा, बिल्कुल तो सही मैं बात। उसका क्रेडिट उसी को देती हूँ, चाहे गुरु महाराज हो या वट एवर। ये थॉट तो सबसे पहले वहीं से हाँ, आते और हैं। दूसरा अगर पर्सनली मुझसे आप क्वेश्चन करें तो मैं तो मेरे को नहीं लगता कि वो महीना 1.5 महीना मैंने कैसे काटा है, रात को कभी नींद खुल जाएगी कि कहीं एवलांच कांटेक्ट हो पाता था? कांटेक्ट होता था वायरलेस से, मुझे रोज 24 आवर्स में एक बार न्यूज़ मिल जाती थी। जी। टीम इज नहीं तो बेस कैंप से ऐसी बात होती थी, बेस कैंप से बात हो जाती थी। मोबाइल फोन वहाँ चलते थे। पर जनरली जो एक मतलब एज ए वाइफ आप अगर मुझसे पूछो तो मेरे लिए तो बहुत ही बुरा Stressful एक्सपीरियंस days रहा, और स्ट्रेसफुल। आने के बाद तो वो तो बात की बात है कि जो एक्साइटमेंट या अचीवमेंट, मतलब मैं उसको अभी भी रियलाइज नहीं कर पाती हूँ। जी। हो सकता है जैसे आप इतना खुश हो गए कि हमें मिलना है, हाँ। पर मेरे को हमेशा से घबराती थी कैसे आप अपने ऊपर चढ़े हुए। मुझे ना यूनिक लोग, यूनिक चीज़ें बहुत एक्साइट करती हैं, हाँ। और शायद इसीलिए वो चीज़ें आपको मिलती भी हैं, क्योंकि आप शायद उन लोगों की उन चीज़ों की कदर कदर करते हैं, बिल्कुल इसलिए आपका उन चीज़ों से मिलना भी होता है, उन लोगों से मिलना मिलना होता है। होता है। और इतना क्राउड है 150 करोड़ का, लेकिन उसमें कुछ ही कुछ लोग लोग हैं जो चुने। कुछ पोजीशन तक पहुंच पाते हैं। तो डीआईजी लेवल पे पहुंचना शायद एक आम बात हो सकती है, बट जो आपकी हाँ। अपनी ये Achievement, इंडिविजुअल बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी। ये तो रिकॉर्डेड है, इसमें तो कोई बात सच, ही नहीं है। सच। आपके बच्चे, आपकी फैमिली, सब कितना प्राउड इस चीज़ पे फील करेंगे। करते हैं, बिल्कुल। इंडिविजुअल एफर्ट था उस टाइम। राइट। तो आप ट्रेन में ज़्यादा टाइम निकालती होंगी उस बिल्कुल, वक्त। तो तब से तो मैं ज़रा ज़्यादा ही स्पिरिचुअल हो गई, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट वो बहुत अच्छा रहा मेरे लिए। तो एन्जॉयमेंट तो क्यों नहीं, तो अच्छी चीज़ तो अच्छी ही लगती है, अचीवमेंट। बट अगर आप मेरा एक्सपीरियंस पर्सनल पूछेंगे तो उस समय बहुत टॉर्चरस पीरियड था मेरे लिए, जी। पर कर दिया अच्छा है, अब तो एंजॉय ही करते हैं। और खुश भी है कि अभी तक 10 साल तक अभी भी कोई रिकॉर्ड हमारा नहीं टूटा है। टूटे हालांकि, आना चाहिए किसी को आगे, ऐसी बात नहीं है, पर अभी बल में तो सुमी जोशी ही है, बिल्कुल वो तो सही गर्व बात की है। बात ये है। तो कुदरत है जो बिल्कुल। जिसको जिस चीज से नवाजती है ना, हाँ। वो और कितनी बार तो ऐसा भी होता है, देखिए कि ये बता रहे थे मुझे कि चोटी के पास पहुंच के बंदा नहीं चढ़ पाता है, कैसी भी मुसीबत आ कुछ सकती भी हो है। सकता है। आप लेकिन हाँ, इनकी राइट, तो इसका मतलब कोई दैवी शक्ति भी है वो तो है बिल्कुल ही। है, बिल्कुल जो है, वो ऐसे तो आपको 200% बिल्कुल वो तो है, स्मूथ बिल्कुल। करके ले गई और आई। तो मैं हाँ। बोलती हूँ कि आपका प्रैक्टिकल हमारा स्पिरिचुअल
तो मिंगल Actually वो हुआ। आप देखो ना, चलो आपके हस्बैंड हैं, आपको नहीं पता लगता होगा, लेकिन वो एज ए पर्सनैलिटी बहुत हम्बल है, बहुत बड़ी है ना। तो वो चीज़ें अपने आप दिखती हैं कि स्पिरिचुअलिटी जो है ना, काउंट वो करती है। अंदर अंदर कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स तो तो हैं। इतने स्मूथली गए। और दूसरा जो आपको शायद नहीं पता होगा, मैं सबको बताती हूँ जी गन्ने की क्वालिटी की, वहाँ पर जाके सब अपना बोझा छोड़ के आते हैं कि भाई आप नीचे नहीं ले जा सकते इतना। तो ये नियर अबाउट 20 kg 15 kg जो कचरा बना हुआ कुछ था, भी होता है। वो उठा के वो तक नीचे लेकर के आए। तो जो क्वालिटी है वो तो सच में काउंट करती है। बिल्कुल ठीक तब से हमने भी रिजोल्यूशन बनाया कि मैं पर्स में डालूंगी कोई भी चीज़ हाँ, होगी। लेकिन डस्टबिन नहीं, में वो जाता ही नहीं कि बंदा उतने ऊपर से लेके आया और आप उसको तोड़ रहे हो। तो जितना चल सकता है, और मैं हर किसी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक की यूनिट तो चल ही सकती है। आप अगर अपनी जिम्मेदारी पर कि मैंने अपना कूड़ा नहीं फेंकना है तो साफ बुराई किया, है ना। कितना छोटा सा एक उसी में का आपने कितना बड़ा मैसेज तो ये एक मेरी गारंटी कि मैं नहीं फेंकूंगी। तो मेरे को, मैं सबको तो नहीं गाइड कर सकती। अब जैसे आज मुझे लग रहा है मैं टाइम हो रही हूँ आपके इन विचारों से कि बैठा के बिल्कुल खुश है, तो ये भी तो कहीं माइग्रेट होगा, पता देखो चलेगा। हमें, अगर हम तो खाली एनिवर्सरी के लिए आए थे भाभी के लिए, तो वो तो यहाँ आके पता लगा ना कि इस तरह की भी कोई बात है, Right. है ना, कि माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब करके आए हैं, तो अपने आप में बहुत बड़ी बढ़िया। अचीवमेंट है ये। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों Thank से you so मिलके। much. थैंक यू सो मच। थैंक यू।